तो मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेपर सेकंड के बाल विकास का आंसर की आप सभी के लिए लेके आया हूं और ये सभी अगर आपने जवाब परीक्षा में दिया है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले मिला लेते हैं, पहले प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर इस सेट आपका अगर की होगा तो बिल्कुल आप एग्जैक्ट प्रश्न के साथ मिलेंगे। बिल्कुल पहले नंबर पे जो प्रश्न है वही जो आपका सेट के में है। इसके अलावा सिर्फ सेट बदलता है लेकिन प्रश्न आपके वही रहते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रश्न से मिलान करिए। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब ए दे रखा है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और पहला प्रश्न अभिकरण कथन और कारण बेस है। ठीक है, बाल विकास का पहला प्रश्न अभिकथन और कारण बेस है। पहला प्रश्न है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यही कारण दे रखा है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे होगा, इसका अभिकथन जो है बिल्कुल सही दे रखा है लेकिन कारण जो है वो क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बीच उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन जो है करता है। पहला है यहाँ पे सुविचार, अनुकूलित, विभेदित और मानकीकृत। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि सुविचार हुआ, अनुकूलित हो या विभेदित या मानकीकृत सभी क्या है दोस्तों, उत्तरदायी शिक्षण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पहला है कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। पहला है कि विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता हो। बिल्कुल छात्रों को उनके प्रदर्शन का गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को प्रमुखता दी जा रही है और उनको क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, अगर ये ऑप्शन आपने लगा रखा है जो मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपके प्रश्न जो है सही हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार जो है विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि भाषा और विचार जो है विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। बिल्कुल
दूसरा ऑप्शन है कि यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। बिल्कुल यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावी कक्षा में सबसे अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया की बात की जा रही कि यह सीखने की गति के दौरान और पश्चात होता है। जबकि यहाँ पे परीक्षा पर केंद्रित करना नेगेटिव है। छात्रों की तुलना करना या उनको अलग करने की बात करना, तो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि रमा एक शिक्षिका है जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह कार्य के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? पहला है कि छात्रों को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। छात्र के समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शक और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भावनाओं और व्यक्तित्व सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास या भावनात्मक विकास? तो बिल्कुल दोस्तों जहाँ पे भावनाएं जुड़ जाएं वहाँ पे आपका क्या भावनाएं और व्यक्तित्व और सामाजिक है, तो बिल्कुल यहाँ पे संज्ञानात्मक मनोसामाजिक विकास की बात की जा रही है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा कि मनोसामाजिक विकास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है, यंत्रवत, ग्रहणशील, खोज आधारित या अर्थहीन? तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि खोज आधारित। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम? तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे होगा कि ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु, समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए और धारणाओं का जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब का ऑप्शन नंबर 1 होगा कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु, समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे रखा है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने में से छात्र की अपेड़ा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? पहला है कि यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अपेड़ा और विश्वास को दर्शाती है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अपेड़ा और विश्वास को दर्शाता है और यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अपेड़ा, बिल्कुल यहाँ पे आंतरिक अपेड़ा की बात की जा रही है और विश्वास को दर्शाता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे अपकथन और कारण बेस है। पहला, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका प्रश्न का राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ए बी दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है ये भी कथन और कारण बेस है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो आपका सही है, लेकिन बी आपका क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने से बाधा डालता है? पहला, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शी तरीके,
इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन या मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला, रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ है गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। बिल्कुल, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की क्या करता है, यहाँ पे तुलना करता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, अगर ये सभी ऑप्शन आपने चुना तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्रिया का परिणाम क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोल्बर ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। पहला, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोध, कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं के समालोचन करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचन करना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने और इसमें पूछा गया है, अभिकथन कारण बेस प्रश्न है कि स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो कि तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए सही है, लेकिन आर क्या है यहाँ पे गलत है। तो दूसरा दोस्तों, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसके दोनों जवाब यहाँ पे सही लग रहे हैं, 2 और 3। इसमें से अगर आपने कोई भी लगा रखा है तो फिर आपका जवाब जो है यहाँ पे सही है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है और उम्र के साथ उसे सुधारा भी जा सकता है। बिल्कुल, चलिए भैया अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है। तो उन्होंने सीखा है व्याख्यात्मक प्रशिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम या रटकर सीखना। तो रटकर सीखने की बात आ जाए तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण की बात बिल्कुल सही है भैया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे दिया गया है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला है पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक, उत्पत्ति मूलक कारक और मानव जाति कारक। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न की राइट जवाब दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें संवेदनशील अवधि में अवधि जिसके दौरान कुछ है समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपका है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है लंबे और जटिल गद्यांशों द्वारा, अनुकूलन के अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से या उच्च ग्रेड स्तर के ग्रंथे के द्वारा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, दोस्तों सभी को मिलान करिएगा। अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पहला, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। भारत की राजधानी देश क्या है। भारत में कितने राज्य हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारणों पर कारण क्या है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे और इसमें दिया गया है कि अभिकथन कारण बेस ये भी प्रश्न है कि शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब बात करें तो बिल्कुल दोनों ही सही है इसके, और ए की आर जो है सही तरीके से व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि
ये भी आपका अभिकथन और कार्य से अभिकथन दे रखा है। एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब अगर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि ई सही है और आर क्या है यहाँ पे गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने। कहा गया कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। केवल ऐसे ही सवाल पूछे जाने चाहिए जिनका एक ही उत्तर। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे सीडीपी का। समावेशी कक्षाओं में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाने चाहिए। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैली शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों।